हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस ओरल मोटर इश्यूज़ के बारे में, जिसकी वजह से बच्चों की स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओरल मोटर इश्यूज़ कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो जो ओरल मोटर इश्यूज़ जिन बच्चों को होते हैं, उन बच्चों को बोलने में, खाने में, स्वेलो करने में या फिर ब्लोइंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये सब सिम्टम्स आप लोगों ने देखे होंगे अगर आपके बच्चे में ओरल मोटर इश्यूज़ हैं। तो ओरल मोटर इश्यूज़ किस वजह से होते हैं? इसके मेनली दो कारण हैं गाइस। पहला कारण तो इसका ये है कि हमारे ब्रेन से जो मैसेज आता है हमारे माउथ मसल्स को, हमारे जो माउथ मसल हैं उस मैसेज को बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर पाते हैं या फिर इनकरेक्ट वे में उसको रिसीव करते हैं। तो जिसकी वजह से होता क्या है, या तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल पाता है या फिर बोलता है तो उसको बोलने में प्रॉब्लम भी होती है और बच्चा इनकरेक्टली बोलता है उस वर्ड्स को, जो भी आप लोग रिपीट करवाते हो। और सेकंड रीज़न उसका होता है वीक मसल टोन ऑफ लिप्स, टंग एंड जॉ। तो उसी के लिए आपको ये जो सेकंड वाला रीज़न मैंने बताया है आपको वीक मसल टोन का, उसके लिए ओरल मोटर एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं और टाइम के साथ उन ओरल मोटर एक्सरसाइजेज से बच्चे का जो मसल टोन है वो स्ट्रांग होने लगता है और बच्चे का स्पीच आने लगता है। जिसके लिए बहुत ही कॉमन एक्टिविटीज़ हैं। आप बच्चों को हार्ड क्रंची फूड आइटम्स खाने के लिए दे सकते हैं। एप्पल, कैरेट हो गया या ड्राई फ्रूट बार आप यूज़ कर सकते हो। आप उसमें ब्लोइंग, बिस्लिंग एक्टिविटीज़ उसमें करवा सकते हो। फेस मसाज उसमें रिकमेंड किया जाता है। बहुत सारी टंग एक्सरसाइजेज हमारे मसल टोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो वो टंग एक्सरसाइजेज भी करवाई जाती हैं। तो ये सब एक्सरसाइज जब आप करवाते हो तो धीरे धीरे बच्चे का स्पीच जो है वो आने लगता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है गाइस ओरल मोटर इश्यूज़ की वजह से, वो होता है कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। होता क्या है कि जब भी वो कुछ भी अंदर लेते हैं तो उन बच्चों को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी की वजह से समटाइम्स चोकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है और बच्चे वॉमिटिंग करने लगते हैं। तो होता क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ये जो चोकिंग और जो भी वॉमिटिंग होती है, तो जिसकी वजह से उनका खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो उन पेरेंट्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज बच्चे गिना चुना फूड आइटम ही, एक या दो फूड आइटम ही डेली खाना प्रेफर करते हैं या बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रहते हैं। तो उनको ज़रूर पीडियाट्रिशियन के पास जाकर कुछ न्यूट्रिशन के लिए कुछ अल्टरनेटिव ट्राई करना चाहिए, ताकि बच्चे का जो न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट ना हो। और साइड वाइज ओरल मोटर एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करना चाहिए। रही लाइव एग्जांपल की बात, तो मेरे सामने ऐसा एग्जांपल है गाइस। तो मैंने देखा कि वो बच्चा 7-8 ईयर्स में जाके वो बच्चा बाद में सब कुछ धीरे धीरे ट्राई करने लग गया था। अदरवाइज 3-4 या जब वो छोटा था तो वो उसका भी वही हिसाब था, जस्ट 1-2 फूड आइटम उसको खानी है, वो भी बिल्कुल मैश करके और लिक्विड करके। तो टाइम के साथ मैंने देखा कि उसने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया। तो ये उन पेरेंट्स के लिए सोल्यूशन है। अगर आप वरिड हैं, बाद में मैंने देखा है वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो अब बात करते हैं गाइस, ये जो दूसरा वाला इशू है, वीक मसल टोन है, तो आप एक्सरसाइजेज कराते हो, ओरल मोटर एक्सरसाइजेज, तो उनसे कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखता है और स्पीच आने लगता है। सम टाइम्स आप देखते हो ओरल मोटर एक्सरसाइजेज करने के बाद भी बच्चे का स्पीच नहीं आता है या बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ये जो मैंने आपको फर्स्ट रीज़न बताया वो जिम्मेदार हो सकता है। अभी मैंने देखा कि हार्डली एक बार किसी ने कमेंट किया था कि बच्चा अकेडमिकली बहुत अच्छा है। जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो बिल्कुल पॉइंटिंग अच्छे से करता है, उसको सारी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से पता है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम बोलता हूँ एप्पल, तो वो एप्पल बोलता है, लेकिन सेकंड टाइम वो रिपीट नहीं करता है। तो उसके लिए मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि हो सकता है कि उसको एप्रैक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन इसके जो डायग्नोसिस है आप साइकेट्रिस्ट से ही करवा सकते हैं। खुद से आप ये चीज़ें डायग्नोस करने की कोशिश मत कीजिए गाइस। एक साइकेट्रिस्ट ही बता सकता है कि उसको एप्रैक्सिया का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जो एप्रैक्सिया है, जिसमें मेनली जो ब्रेन का मैसेज माउथ मसल्स जो हैं वो रिसीव नहीं कर पाते हैं या इनकरेक्टली रिसीव करते हैं, इसका कोई क्योर नहीं है ऑटिज़म की तरह। अगेन रीज़न वही है कि ये ब्रेन वाइज ही प्रॉब्लम है, ब्रेन में ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगेन ऑटिज़म की तरह इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर बच्चे का खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, उसको ओरल मोटर का वो वाला इशू नहीं है स्वेलो करने में या ये सब
प्रॉब्लम उसको नहीं है और फिर भी बच्चा रिपीट नहीं कर पा रहा है, तो आपको प्रोफेशनल थेरेपीज दोनों ही केसेस में, अगर आपके पास ऑप्शन है तो दोनों ही केसेस में ओरल मोटर अगर प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। उनके पास यूनिक टेक्निक्स होती हैं। समटाइम्स कुछ बच्चे कुछ लेटर को बोल पाते हैं, कुछ लेटर को नहीं बोल पाते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप कर सकते हैं तो इसके लिए थेरेपी ज़रूर करवाइए। और एप्रेक्सिया के लिए जो बच्चे रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, जो मूवमेंट को, आपकी लिप मूवमेंट को इमिटेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो पहला टिप यही है मेरे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स रिपीट करवाने की कोशिश कीजिए। और मिरर के सामने जब आप ये वर्ड्स को बच्चे को रिपीट करने के लिए बोलते हैं तो बच्चा अपनी खुद की लिप मूवमेंट को नोट करता है और धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है उसको प्रैक्टिस हो जाती है, वो याद रखने लगता है, नोट करने लगता है कि कौन सी साउंड के लिए मेरे लिप मूवमेंट किस तरह की है। तो धीरे धीरे उसका जो वो स्पीच है वो इम्प्रूव होने लगता है। तो यहाँ पे आप देखो क्योर नहीं है, बट टाइम्स, अब आप जितना ज़्यादा एज के साथ जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना ज़्यादा उसको रिपीट करवाएंगे, उतना ज़्यादा और भी अच्छे से स्पीच इम्प्रूव होगी और बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लो में बोल पाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो अर्नब को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज 6-7 ईयर से पहले वो इतना फ्लो में नहीं बोल पाता था, 2 वर्ड्स बहुत ही हार्डली बोल पाता था। उसके बाद थोड़ा सा वो फ्लो में आने लगा, क्योंकि तब तक मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी थी, रीडिंग इतना ज़्यादा वो करता था, आइडेंटिफिकेशन ये सब बुक्स से रिपीट करवाना, तो धीरे धीरे उसको वो चीज़ें जो हैं वो उसकी जो है वो सॉल्व होने लगी। आज भी अगर उसको कुछ नया वर्ड हम लोगों को सिखाना होता है, कुछ नया वर्ड उसको हम लोग बता रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम आती है, फिर उसको स्लोली हम लोग उसको थोड़ा सा बोलते हैं और फिर वो हमारी लिप मूवमेंट को थोड़ा सा इमिटेट करने की कोशिश करता है। रिसेंटली एक एग्जांपल दूँ तो अभी एक गाना आ रहा था, तो उसमें डायनामाइट वर्ड था, तो वो बार बार डायनामाइट को उसने पहले फर्स्ट टाइम ही उसको रॉन्गली उसको प्रोनाउंस किया, वो डायमनाइट बोल रहा है, डायमनाइट, और मैं बार बार करेक्ट कर रही हूँ डायनामाइट है, तो फिर भी वो डायमनाइट ही बोल रहा है, वो नोटिस ही नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। तो फिर ऐसे में जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा ब्रेक करके सिखाइए। तो मैंने किस तरह से उसको सिखाया, तो वो बीच में सेकंड लेटर न मिस कर रहा है, तो मैं उसको बोल रही हूँ डाइना, पहले जस्ट वही वर्ड, वो ब्रेक मैंने उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एंड ब्रेक करके आप सिखाने की कोशिश कीजिए ताकि वो जो पर्टिकुलर लेटर वो मिस कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसको नोट करने की कोशिश करे। तो धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मैनर में ये चीज़ें करनी हैं और टाइम के साथ ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। एप्रेक्सिया भी अगर बच्चों में है तो वो टिल एडोलेसेंस एज तक उनका स्पीच जो है, लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होते रहता है। लेकिन यही होता है कि जो लैंग्वेज है वो लिमिटेड रहता है, ये बच्चे शायद फुली लैंग्वेज डेवलप ना कर पाएँ, तो इस केस में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी है कि एप्रेक्सिया का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल समझता नहीं है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब ये वाला केस जब आप देख रहे हो, ये जो मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि बच्चा एकेडमिक बहुत अच्छे से करता है, पॉइंटिंग बहुत अच्छे से करता है, आइडेंटिफिकेशन उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टिल वो 1 वर्ड रिपीट नहीं कर पा रहा है खुद से, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसका दिमाग तो सही ढंग से काम कर रहा है, मतलब उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि श्योर हो, मतलब हो सकता है कि उसमें एप्रेक्सिया की प्रॉब्लम हो, दैट्स वाई वो वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पा रहा हो। तो आज हमने ओरल मोटर इश्यूज़ के बारे में बात किया गाइस। तो इसमें 2 मेन फैक्टर होते हैं, एक तो वीक मसल टोन एंड सेकेंड ब्रेन का जो मैसेज हमारे माउथ मसल रिसीव नहीं कर पाते हैं, उस वजह से इसमें ये आप क्लियरली देखोगे कि जिनको वीक मसल टोन वाला प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आप लोग वो एक्सरसाइजेस कराना शुरू करते हो तो आपको वो स्पीच में जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी दिखने लगता है। तो और जो दूसरा केस है जहाँ पे ब्रेन में प्रॉब्लम है तो उसमें टाइम लग जाता है, बिकॉज बच्चे को वो मूवमेंट समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट मत होइए, दोनों ही केसेस में बच्चे का स्पीच डेवलप हो सकता है, लैंग्वेज आ सकती है, तो बस आपको कंटिन्यूसली उसके लिए एफर्ट्स करते रहना है।
समटाइम्स हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये दिमाग में जाने लगता है कि हो सकता है कि बच्चा नॉन वर्बल है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना डिसीजन जो है, अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो बहुत जल्दी अपना डिसीजन बनाने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है इसमें ये सारी प्रॉब्लम तो हो सकता है 5-6 ईयर के बाद आपके एफर्ट करने के बाद बच्चे में स्पीच आ जाए। तो इसीलिए कुछ भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत रखिए और हमेशा के लिए होप रखिए गाइस। होप रखते हो तो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ओरल मोटर इश्यूज़ की वजह से जो स्पीच में प्रॉब्लम आती हैं वो समझने में। सो थैंक यू फॉर टुडे।